हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, यानी कि समांतर श्रेणी जिसको कहा जाता है हिंदी में। और इस एपी का nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन और nth टर्म निकालने का फार्मूला के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिर कुछ मिलते जुलते शब्द हैं जैसे प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस है, सीरीज है, इनको भी शुरुआत में ही समझ लेंगे। और कौन कौन से प्रकार के प्रोग्रेशंस हैं जो कि आपके भले ही इस समय नहीं पढ़ने लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने हैं, तो उनको भी नाम से केवल जानेंगे यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको जो बताने जाने वाली चीज़ है वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सीक्वेंस, सीरीज एंड ए प्रोग्रेशन। सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ के लिखा हुआ है कि सीक्वेंसेज आर अ सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफिक रूल, यानी किसी विशेष नियम के अंतर्गत अगर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, हो सकता है वो समुच्चय में भी लिखी जा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं, समुच्चय में लिखी हुई हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि वो नंबर्स क्या हैं, सीक्वेंस बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कह दिया जाए कि प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, या फिर ये कह दिया जाए कि विषम संख्याओं का समुच्चय है। तो इस प्रकार से कोई स्पेसिफिक रूल अगर वहाँ पर ज्ञात होगा तो उसको हम सीक्वेंस कह देंगे, ठीक है। तो द सेट ऑफ नंबर्स शुड हैव अ डेफिनिट लॉजिकल रूल, यानी कि यहाँ पर जो सेट होगा नंबर्स का, उनमें क्या होगा, एक निश्चित और लॉजिकल रूल होगा, यानी कि तर्क संगत एक नियम होगा वहाँ पर, अकॉर्डिंग टू विच दे आर अरेंज, जिस नियम के अंतर्गत वो लोग, मतलब वो उन संख्याओं को रखा जाएगा। ऐसा मतलब ये नहीं कि जैसे कहा जाएगा प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार 17, बहुत आगे अनंत तक होती हैं। तो यहाँ पर अब ये एक नियम बता दिया गया कि हाँ प्राइम नंबर्स, आप जानते हैं कि क्या नियम है प्राइम नंबर निकालने का, ठीक है। तो इट नीड नॉट टू मैथमेटिकल फार्मूला। अब देखिए, प्राइम नंबर्स निकालने का कोई मैथमेटिकल फार्मूला है क्या? कोई ऐसा तो मैथमेटिकल फार्मूला है नहीं। यहाँ पर तो केवल इतना ही है कि आप एक नंबर लीजिए, सीक्वेंस वाइज क्रमशः लेते चले जाइए, और हर एक नंबर को आप चेक करिए कि वो डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है, यानी प्राइम नंबर है कि नहीं प्राइम नंबर है। उस ही आधार पर हम लोग पता लगाते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। बाकी अगर हमसे कहा जाए कि कोई फार्मूला हो स्पेसिफिक, इस फार्मूले के जरिए हम प्राइम नंबर पता कर सकें, तो ये कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है फार्मूला, ऐसा भी नहीं कहा जाता कि फार्मूला नहीं हो सकता। जैसे कि विषम संख्याओं के संदर्भ में कहा जाए तो विषम संख्याओं के संदर्भ में फार्मूला मिल सकता है आपको, 2n-1 जैसे, वेर n आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या हो सकता है, ठीक है। तो फार्मूला हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उन संख्याओं के को एक नियम के अंतर्गत रखा जाएगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कह जाएंगे, ठीक है। बट इट शुड बी लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल तो होना आवश्यक है, सच, ठीक है। सच ए सेट ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो इनके जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कहा जाएगा, जैसे कि यहाँ आपको बताया भी गया है, अभी 17 के आगे भी आपका चलता रहेगा, तो इसलिए 17 है, डॉट डॉट करके हम 3 छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि प्राइम नंबर कोई फार्मूला नहीं था, लेकिन प्राइम नंबर बता देने से सभी लोग समझ सकते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, उनको हम अरेंज कर सकते हैं, एक क्रमशः अरेंज कर सकते हैं। तो अब इसी के पश्चात यहाँ पर आपको सीरीज के बारे में बताया जाने वाला है कि सीरीज क्या है। तो आ सीरीज इज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट इज एडेड बाय प्लस साइंस, यानी कि अगर उसी सीक्वेंस, जो आपका सीक्वेंस के नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर उनके बीच में प्लस लगा दें, जैसे अभी आपने देखा 2 + 3 + 5 + 7, तो इस तरीके से अगर हम प्लस का चिन्ह लगाते चले जाएं, तो इस प्रकार से प्लस का चिन्ह लगाने पर जो प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे, सीरीज कह देंगे, ठीक है। तो द वर्ड सीरीज इज सेड टू बी रिप्रेजेंट द सम ऑफ नंबर्स। तो इस सम ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड नॉट द सम इटसेल्फ, केवल सम को नहीं, सम ऑफ द नंबर्स, यानी नंबर्स भी वहाँ स्पष्ट नजर आने चाहिए, केवल प्लस साइन उसमें होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं यहाँ पर। तो द सीरीज एसोसिएटेड विद द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स से बना हुआ है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो इनके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ, तो ये क्या बन गया, सीरीज बन गई आपकी।
फिर यहाँ पर देखिए प्रोग्रेशन की बात की जाने वाली है। तो प्रोग्रेशन क्या है? अब प्रोग्रेशन जो आपका है और जो सीक्वेंस है, लेकिन सीरीज में तो खैर एक अलग सी बात आ जाती है क्योंकि उसमें प्लस साइन आ जाता है, लेकिन सीक्वेंस और प्रोग्रेशन बहुत थोड़ा सा अंतर। तो इस थोड़े से ही अंतर को हमें यहाँ पर समझना होगा। तो प्रोग्रेशंस आर सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट रूल, यानी एक निश्चित नियम से ये भी जुड़े रहते हैं। प्रोग्रेशन में भी एक निश्चित नियम रहता है और सीक्वेंस में भी एक निश्चित नियम रहता है। फिर अंतर क्या हुआ? द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्रेशन एंड अ सीक्वेंस, तो क्या डिफरेंस है उसके बीच में? इज दैट अ प्रोग्रेशन हैज ए स्पेसिफिक फार्मूला टू कैलकुलेट द nth टर्म, यानी हमारे पास प्रोग्रेशन में क्या होगा कि एक स्पेसिफिक फार्मूला बन जाएगा होगा हमारे पास, जिससे हम उसका nth टर्म फाइंड कर सकें। nth मतलब कहा जाए चौथा पद फाइंड करिए, 10वां करिए, 1000वां करिए, तो कोई भी पद हम ज्ञात कर सकते हैं उस फार्मूला के जरिए। वेयर एज ए सीक्वेंस कैन बी बेस्ड ऑन ए लॉजिकल रूल लाइक अ ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया है कि प्राइम नंबर निकालने का कोई फार्मूला नहीं है, और तो इसलिए यहाँ पर जो प्राइम नंबर्स को अगर हम लिख दें तो वो आपका एक सीक्वेंस में कहलाएंगे कि एक सीक्वेंस है, और ना कि उसको हम प्रोग्रेशन कहेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, जैसे आड नंबर्स है या इवन नंबर्स है तो इनके लिए फार्मूला है। ठीक है, तो इनको हम चाहे प्रोग्रेशन कहें या फिर सीक्वेंस कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं। ठीक है, तो यूँ कह सकते हैं कि जितने भी प्रोग्रेशंस हैं उनको हम सीक्वेंस कह सकते हैं, जितने भी प्रोग्रेशंस हैं उनको हम सीक्वेंस कह सकते हैं, लेकिन सभी सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी सीक्वेंस हैं जैसे कि प्राइम नंबर्स वाला ही है, तो इनको हम प्रोग्रेशन की श्रेणी में नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अब प्रोग्रेशन की ही चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपका चैप्टर का ही नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इन मैथमेटिक्स देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। मैथमेटिक्स में 3 विभिन्न प्रकार के प्रोग्रेशंस का अध्ययन किया जाता है। ये मुख्यतः है अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समांतर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को गुणोत्तर श्रेणी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम लोग हरात्मक श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में तो आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, यानी क्लास 11th में इनके बारे में उनके बारे में क्या बोल के केवल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में रह गया है, पहले दोनों ही था। तो अभी यहाँ केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया जाएगा। तो क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख लेते हैं इसको। इन मैथमेटिक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी जिसको AP कहा जाता है, और उसको अर्थमेटिक सीक्वेंस भी कहें, जैसा कि हमने बताया प्रोग्रेशन को हम सीक्वेंस कह सकते हैं। इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, मतलब दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर हो वो हमेशा क्या हो? कांस्टेंट हो, स्थिर हो, बदल ना जाए। ठीक है, तो डिफरेंस हियर मीन्स द सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, थर्ड से सेकंड को माइनस कर दिया, फोर्थ से थर्ड को माइनस कर दिया, तो सेम चीज आ जाए। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द सिक्वेंस जैसे 5, 7, 9, 11, 13, 15, जैसे 7 से 5 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 9 से 7 को माइनस करने पर भी 2 आ जाता है, 11 माइनस 9 2 आता है, 13 माइनस 11 2 आता है, 15 माइनस 13 भी 2 ही आता है। और इसी आधार पर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो क्या होगा नेक्स्ट टर्म? 17, उसके बाद क्या आएगा? 19। तो इसमें एक फार्मूला जैसे बन जाता है। अभी आपको आगे आपको फार्मूला भी बताया जाएगा कैसे हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि यहाँ चूंकि डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, और चूंकि ये डिफरेंस हर जगह कॉमन है, डिफरेंस क्या है? कॉमन, मतलब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी वही सेम डिफरेंस है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सार्वआंतर, सार्वअंतर। ठीक है, तो और यहाँ पर सार्वअंतर कितना है? 2, तो कॉमन डिफरेंस हो गया ये। अब देखिए समांतर श्रेणी के बारे में आपको कुछ इंट्रोड्यूस किया गया। अब इससे पहले थोड़ा सा हम इसको और भी बेहतर समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस चीज़ को समझें। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3, 4 कितना कितने का अंतर है? आप देख सकते हैं 1 का अंतर है। 2 माइनस 1 1 ही आएगा, और 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, मतलब ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ की बात की जाए तो देखिए 170, तो 70 माइनस 100 आपका कितना आ जाता है? -30 आ जाता है।
40 माइनस 70 माइनस 30 आ जाता, 10 माइनस 40 आपको माइनस 30 आता, तो ये भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं -3 -2 -1 0। तो इसमें भी देख सकते हैं आपका -2 से अगर हम माइनस कर दें -3 को तो कितना आता है, -2 + 3 यानी बराबर 1 आ जाता है। तो 1 का डिफरेंस यहाँ पर भी -1 -2 के बीच में, 0 और -1 के बीच में भी। तो इस तरीके से ये भी क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि अंतर कांस्टेंट है। 3 3 3 3 3 तो कितने का अंतर है, 0 0 का अंतर है भाई। तो 0 0 का अंतर है, तो इसलिए भी समांतर श्रेणी ही मानी जाएगी। फिर यहाँ देख सकते हैं आपका माइनस का 1.5 माइनस -1.0, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, तो इसमें आ जाएगा आपका माइनस में 0.5। इसी प्रकार -2.0 से आपका अगर माइनस किया जाए माइनस में 1.5 तो 0.5 वहाँ पर भी आएगा माइनस का। तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये भी क्या है, एक आपका एपी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल हो गया। और इसका प्रत्येक जो यहाँ पर टर्म है उसको हम टर्म कहें या फिर पद कहें, प्रत्येक सूची की प्रत्येक संख्या को हम पद या फिर टर्म कहते। अतः एक समांतर श्रेणी की जो संख्याएं हैं कि एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, प्रत्येक पद यानी पहले पद को छोड़ दिया जा रहा है, दूसरे पद से बात कर रहा है कि प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, अपने पूर्व के पद में एक निश्चित संख्या में जोड़ने पर प्राप्त होता है। और ये निश्चित संख्या क्या कहलाती है, सार्व अंतर कहलाती है, यानी कॉमन डिफरेंस कहलाती है। याद रखिए कि ये सार्व अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जैसे 3 3 3 वाले में आपने देखा था कि 0 आ गया था, एक या ऋणात्मक भी आया था, माइनस के 0.5 आया था। तो इस तरीके से प्लस का हो या माइनस का या फिर 0 भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, आगे चलकर आप पढ़ेंगे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, यानी काल्पनिक संख्या भी हो सकता है। आइए एक एपी के पहले पद को हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए A1 या फिर सीधे सीधे A, तो A1 कहा जाए या केवल A कह दिया जाए, ये इसका देखो 1 से क्या पता चलता है, फर्स्ट मतलब प्रथम पद। ठीक है, इसको डायरेक्टली केवल हम A भी लिख सकते हैं, फार्मूला में A भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरे को A2, फिर nवें पद को AN। देखिए ये सफिक्स में लिखा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप A लिखते हैं उसके बाद 3 लिखना हो, A3 लिखना हो तो ये नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब तीसरे नंबर का पद A5, उसी प्रकार AN मतलब nवें नंबर का पद। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरीके से A1 A2 A3 AN तक हो गए पद हैं। और सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, D से व्यक्त किया जाता है। डिफरेंस को D से स्मॉल d या कैपिटल G जरूरत के अनुसार हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो AP क्या बन गए हमारे पास, A1 A2 A3 डॉट डॉट कहाँ तक, AN तक। ठीक है, तो ये क्या बन गई आपकी AP बन गई। तो A2 A1 हो चाहे A3 A2 हो, इस तरीके से अब देख सकते हैं आप, दूसरे पद से पहले पद घटाया गया, तीसरे दूसरे घटा दिया जाए, चौथे से तीसरे घटा दिया जाए, तो इस तरीके से जो प्राप्त होगा वो किसके बराबर होगा भाई, डिफरेंस के ही बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस D के बराबर होगा। क्योंकि पहले ही बताया जा चुका कि A1 A2 A3 ये सभी क्या है, AP में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है, तो इनके पदों का अंतर तो भाई कांस्टेंट होगा ही होगा, बराबर ही होगा। तो इसलिए आप A2 A1 या A3 A2, या फिर आप अंतिम पद की बात करें तो अंतिम में तो अगर हम n पद हैं वहाँ पर, तो nवां पद ही अंतिम पद हो जाएगा। तो उसमें से AN-1 यानी कि n-1वां पद घटा दिया जाएगा, कहाँ से, nवें पद से। तो nवें पद में से n-1वां पद घटा दिया जाएगा, तो भी वही कॉमन डिफरेंस यानी D ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंस निकालने का कोई भी एक तरीका, इसमें से हम कोई भी एक सूत्र पता लगा लिख करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई श्रेणी दी गई है, उसमें ये नहीं बताया गया कि ये AP है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये AP है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए A2 A1 A3 A2 या फिर इसी प्रकार से AN-1 निकाल करके ही हम उसी आधार पर पता लगाएंगे कि ये जो श्रेणी दी गई है AP है कि। तो अगर हम चूंकि कॉमन डिफरेंस क्या देख रहे हैं, D को देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म A को मान लिया जाए, तो फर्स्ट टर्म A हो गया, तो अब अगला पद क्या होगा, जब इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया जाएगा, यानी A+D। अब A+D में फिर D जोड़िए तो A+2D, A+2D में फिर जोड़िए D तो A+3D, आगे जोड़ेंगे A+4D, A+5D, A+6D, इस तरीके से आपका
लगातार ये पद प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम इसको घटा दें, जैसे ए प्लस डी में से ए घटाएंगे तो डी आ जाएगा, ए प्लस टू डी में से ए प्लस डी घटाएंगे तो डी आ जाएगा, ए प्लस थ्री डी में से ए प्लस टू डी घटाएंगे तो भी डी आ रहा है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस डी है और प्रथम पद को ए मान करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ए पी को। तो एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है जहाँ पहला पद ए है, सार्वमांतर डी है, इसे ए पी का व्यापक रूप अर्थात जनरल फॉर्म कहते हैं। तो ए पी का ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है। तो ए पी कहीं पर भी अगर हमें मानना होगा या कुछ भी करना होगा तो इसी रूप में मान लिया जाएगा, जनरल फॉर्म में, यानी व्यापक रूप में मान लेंगे और लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ और चीज़ें बात करने में, जैसे व्यापक रूप में अभी आपको बताया गया कि ए पी में ए वन ए टू ए एन के लिए है। तो अभी आपको बताया ही गया कि डी निकालने का क्या तरीका है। एनवें पद में से एन माइनस वनवा पद घटा दीजिए, ए टू में से ए वन घटा दीजिए, थ्री में से ए टू घटा दीजिए, या फिर इसको यहाँ पर के फॉर्म में लिखा गया है तो के प्लस वनवें पद में से के वहाँ पद घटा सकते हैं, यानी ए के प्लस वन माइनस ए के, ठीक है। तो वही बात, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इनमें से हम किसी को भी ज्ञात कर सकते हैं, ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ए पी दिया गया 3/2 कामा 1/2 -1/2 -3/2। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पहले ही बता दीजिएगा कि दिस इज एन ए पी, ये एक समांतर श्रेणी है। तो जब समांतर श्रेणी है तो फिर हमें चेक नहीं करना कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, हमसे जो कुछ पूछा जाए केवल उसका उत्तर देना। तो क्या पूछा जाए, प्रथम पद और सार्वमांतर। प्रथम पद कितना 3/2 है, सार्वमांतर क्या है डी, डी को यहाँ बताया गया तो डी कैसे निकालेंगे। अब आप चाहे दूसरे पद से पहले पद घटा दीजिए या तीसरे दूसरे को घटा दीजिए, चौथे से तीसरे को घटा दीजिए, किसी को भी घटाएंगे तो सार्वमांतर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरे से पहले घटा रहे हैं, तो 1/2 दूसरा पद है और पहला पद क्या है 3/2, तो 1/2 माइनस 3/2 कितना आ गया, -1 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर कई बार लोग ये गलती कर देते हैं कि पहले से दूसरे को घटा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखिए, दूसरे से पहले को घटाना है, अगले पद से पिछले पद को घटा देना, ठीक है। तो याद रखिए कि हम यदि हमें ज्ञात करना हो कि संख्या ए पी में है तो हम किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का प्रयोग करके डी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि ए पी में, ठीक। अगला ही ऐसा ही एग्जाम्पल है, जैसे संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन ए पी में है, और यदि इनमें से कोई ए पी है तो अगले दो पद भी लिखिए। जैसे पहला ही है 4, 10, 16, 22, कितने कितने का अंतर नजर आ रहा है, 4, 6 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो आप A2 माइनस A1 करेंगे, 10 माइनस 4 बराबर 6, A3 माइनस A2 16 माइनस 10 बराबर 6, A4 माइनस A3 यानी 22 माइनस 16, 22 माइनस 16 बराबर 6। तो 6 का अंतर दिखाई दे रहा है, अर्थात प्रत्येक बार ए के प्लस 1 माइनस ए के एक ही है, या केवल इतना ही लिख दीजिए, क्योंकि प्रत्येक बार पदों का अंतर समान आता है, एक समांतर श्रेणी है, ऐसा लिख सकते हैं आप, जिसका सार्वमांतर क्या है डी बराबर 6 है। प्रथम पद कितना 4, ठीक है। अब अगले दो पद ज्ञात करने हैं, तो आपको पता है अभी पीछे देखिए बताया गया था कि डी डी जोड़ने पर हमें अगला पद मिल जाता है। तो यहाँ पर कितना कौन सा पद है, देखिए कहाँ तक हमें ज्ञात है, 22 तक ज्ञात है। तो 22 में क्या जोड़ेंगे, डी, डी कितना 6, तो 22 और 6 मिलाकर के 28 हो जाता है। फिर 28 मिल गया तो 28 में 6 जोड़ दीजिए, तो फिर उसके अगले वाला पद मिल जाएगा, अर्थात 34 मिल जाएगा। तो इसके आगे के दो पद हो जाएंगे कितने, 28 और 34, ठीक है। तो इस तरीके से आप अन्य इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको एक फॉर्मूला बताया जाने वाला है, जिससे कि हम एनवा पद ज्ञात कर सकते हैं, यानी इच्छित पद हम कोई भी ज्ञात कर सकते हैं एपी का, यदि हमारे पास कुछ जानकारी हो, यानी प्रथम पद मालूम हो और सार्वमांतर मालूम हो। तो इस चीज़ को कैसे, इस फॉर्मूला को डिराइव किया गया है, इसी को यहाँ समझते हैं, जिससे कि याद करने में भी सुविधा रहे, ठीक है। तो मान लीजिए कि A1 A2 A3 एक एपी में है, प्रथम पद ए है, अर्थात A1 को ही हम ए कह सकते हैं, सार्वमांतर क्या स्मॉल डी है। तो दूसरा पद क्या होगा, A2 बराबर, तो A प्लस डी होगा, जाहिर सी बात आपको बताया गया था, ए कामा ए प्लस डी, फिर अगला हो जाएगा ए प्लस 2D, फिर अगला हो जाएगा ए प्लस 3D। तो इसी तरीके से ए प्लस डी, फिर अगले वाले में जब हम देखेंगे तो A2 में डी जोड़ देंगे, फिर जब A4 निकालेंगे तो A3 में डी जोड़ देंगे। अब अगर ए प्लस डी की बात करें तो ए प्लस डी को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस डी का गुणांक यहाँ कितना है, ध्यान दीजिएगा, डी का गुणांक यहाँ 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं 2 - 1, तो 2 - 1 तो आपका 1 ही आएगा। फिर यहाँ पर A2 प्लस डी, तो A2 तो आपके पास A प्लस डी ही आया था, A प्लस डी को लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस डी यानी A प्लस 2D। अब A प्लस 2D को लिख सकते हैं, डी का गुणांक क्या है 2 है, तो 2 का क्या लिख सकते हैं 3 - 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार A4 यानी A3 में डी जोड़ने पर प्राप्त हुआ, A3 कितना था A प्लस 2D, उसमें डी जोड़ दिया गया तो क्या मिल गया A प्लस 3D, और 3D का गुणांक है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं 4 - 1। तो देख सकते हैं यहाँ जैसे चौथा पद आया तो 4 - 1 आ गया, तीसरा पद आया तो 3 - 1 आ गया, दूसरे पद में आया तो 2 - 1 आ गया। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि A प्लस सभी में कॉमन मिल रहा है, A प्लस A प्लस A प्लस,
ठीक है। डी भी सभी में है, लेकिन डी का गुणांक बदल रहा है, तो डी का गुणांक कितना हो जाता है, जैसे यहाँ चौथा पद निकालना है तो 4-1 हो जाता है, तीसरा पद निकालना है तो 3-1 हो जाता है, दूसरा पद निकालना है तो 2-1 हो जाता है, इसलिए nवां पद निकालना पड़ेगा तो n-1 हो जाएगा गुणांक। ठीक है, तो इसी आधार पर हम यहाँ निष्कर्ष निकालते हैं। इस प्रतिरूप को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि nवां पद क्या हो जाएगा, an, देखिए an जो है सफिक्स में है, चाहे उसको tn भी कह सकते हैं, टर्म, t फॉर टर्म होता तो tn कहा जाए या an कहा जाए, एक ही बात है। nवां पद an जो है वो क्या हो जाएगा, a प्लस, देखिए a प्लस तो सभी में था तो a प्लस और n-1, देखिए जैसे यहाँ चौथा था तो 4-1 कर दिएगा तो nवां है तो n-1 हो जाएगा और गुणांक में d बना रहेगा। तो इसलिए nवां पद का फार्मूला आपको याद कर लेना है, an बराबर हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभ से निकाला जा रहा है, मतलब गिनती हम शुरुआत से कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 10 लोग बैठे हुए हैं और इस तरीके से बैठे हुए हैं इधर की ओर मुँह करके इस तरीके से, तो हमें अगर गिनना है तो कहा जाए कि भाई इधर से चौथे नंबर पे कौन है, तो चौथे नंबर पे ये, तो पीछे से अगर ज्ञात करना हो तो फिर हम पीछे से गिनती शुरू करेंगे, तो आगे से कर रहे हैं पीछे से कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग जो nवां पद निकालने का फार्मूला यहाँ बताया जा रहा है ये प्रारंभ से है, हालांकि कहा नहीं गया, लेकिन अगर कहीं पर भी प्रारंभ से और अंतिम की बात आ जाती है तो इसको हम प्रारंभ से मानेंगे, क्योंकि जो डेरिवेशन किया जा रहा है इस फार्मूला का वो इस तरह आधार पर किया जा रहा है कि हम प्रारंभ से nवां पद निकाल रहे हैं। ठीक है, अतः प्रथम पद ए और सारांतर डी वाली एक एपी का nवां पद क्या हो जाएगा, वही a प्लस n-1 इंटू डी द्वारा प्राप्त किया सकता है। an को एपी का व्यापक पद भी कहा जाता है। ठीक है, जो an निकलता है अर्थात a प्लस n-1 इंटू डी, इसको हम व्यापक पद कहते हैं, यानी जनरल टर्म, क्योंकि इसकी सहायता से भी कई बार हम बहुत सी चीज़ें ज्ञात करते हैं। यदि किसी एपी में m पद हैं तो am इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कभी कभी l द्वारा प्रदर्शित किया, l फॉर लास्ट यानी अंतिम, तो कभी कभी हम लास्ट टर्म को l से डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए उसमें पदों की संख्या m है तो mवां पद ही क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, मतलब कहने के मतलब अगर 10 पद हैं तो जो 10वां पद होगा वही अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस आधार पर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ AP जिसमें है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो पहले ही बता दिया गया कि दिस इज एन एपी, एक एपी है, तो एपी है तो फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं, केवल प्रथम पद और सार्वधानिक निकाल लेते हैं। प्रथम पद कितना 2 है और डी सार्वधानिक तो T2 माइनस T1 कर दीजिए, अर्थात A2 माइनस A1 कर दीजिए, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 हो जाता है। हमें किस नंबर का पद चाहिए, 10वें नंबर का, तो n बराबर क्या आ जाएगा 10। nवां पद निकालने का फार्मूला है आपके पास an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू 2 रख दीजिए, n की स्थान पर 10 रख दीजिए, तो 10-1 इंटू डी की वैल्यू 5 रख दीजिए, तो 2 प्लस 10-1 9 5 जो 45, तो यानी कि 47 आ जाता है। इस एपी का आपका 10वां पद क्या है, 47 है। अगर अब आप यहाँ चाहें कि हम 10वां पद दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं तो बहुत आसानी, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ 2, 7, 12 लिखा हुआ, तो 2 हो गया, देखिए 2 है, 7 है, 12 है, 5-5 का अंतर है, 17 हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा नेक्स्ट टर्म आपका, फिर आपका 27 हो जाएगा और फिर 32 हो जाएगा, फिर 37 हो जाएगा, 42 हो जाएगा और फिर 47 हो जाएगा। ठीक है, तो आप गिन सकते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 47 आ गया। तो इस तरीके से गिन सकते हैं, लेकिन ये गिनने लिखने का जो तरीका है इसमें समय लगता है, फिर भी यहाँ 10वां पद पूछा जा रहा है, अभी कह दिया जाए 1000वां पद ज्ञात कीजिए तो हमें और भी समय लग जाएगा, इसीलिए ज़रूरत होती है कि हम nवां पद का फार्मूला का प्रयोग करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ दिया गया AP है जिसका प्रथम पद है आपका 21, तो 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, यानी -81 इसका पद है, लेकिन किस नंबर पर आएगा हमें ये पता नहीं चल पा रहा है। साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, सा कारण उत्तर दीजिए। आंसर आपका आपने कारण सहित यानी कि हल करके बताना, ऐसा नहीं डायरेक्ट बता दिया जाए, यस नो में हम कहते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। तो A की वैल्यू 21 है, यानी फर्स्ट टर्म आपका A जो है वो 21 है, D मतलब A2 माइनस A1 अर्थात दूसरे से पहले घटा दीजिए तो 18 माइनस 21 कर देते तो माइनस का 3 आ जाता है। और यहाँ पर आपको मालूम है कि -81 कोई पद है, लेकिन कौन सा तो नहीं पता, तो मान लेते हैं कि nवां पद है, तो nवां पद मतलब an बराबर कितना है आपके पास -81 है। ध्यान दीजिए यहाँ हमें n ज्ञात करना है, an नहीं ज्ञात करना है। n और an में फ़र्क समझिए, nवां पद और n अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर an बराबर आपको बताया गया है क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी।
तो एन के स्थान पर तो आपको माइनस का टी बना जाएगा, ए के स्थान पर 20 बना जाता है, n-1, एन की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, डी की वैल्यू आपके पास -3 आ जाती है। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अर्थात सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू कितनी आती है, एन की वैल्यू 35 आ जाती है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो एन की वैल्यू 35 आ जाएगी। अर्थात क्या हुआ, इस एपी का जो 35वें नंबर का पद है वो क्या है आपका -81 है। ठीक है, इसलिए एपी का जो 35वें नंबर का पद है वो आपका -81 है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया, क्या कोई पद शून्य है, तो ठीक है, फिर से मान लीजिए कि एनवा पद आपका 0 है। ठीक है, तो मान लीजिए एन कोई ऐसा है जैसा कि एन बराबर 0 हो जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्मॉल एन क्या है, प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, ध्यान देंगे, प्राकृतिक संख्या अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 अनंत तक। तो इस प्रकार से कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो फिर ठीक है, ए एन बराबर 0, ए एन की वैल्यू वही ए प्लस n-1 टू डी, ए की वैल्यू 21, n-1, डी की वैल्यू आपके पास -3 इक्वल टू 0। यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाती है, 8 आ जाती है। तो ध्यान दीजिए कि अगर एन की वैल्यू कोई प्राकृतिक संख्या आ जाए तब तो हम कहें कि हाँ, जैसे यहाँ 0 की बात हो रही है या कोई दूसरे पद की भी बात हो कर दिया जाए, 39 है, 100 है, कोई पद है कि नहीं है, तो हम मान लेंगे कि हाँ, शुरुआत में तो हम कहेंगे ठीक है, नवा पद आपका ये 100 है या जो कुछ भी कहा जाए वो है। परंतु जब यहाँ से n की वैल्यू निकाली जाए और अगर n की वैल्यू आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं आए तो हम बता देंगे कि इसका कोई भी पद ये नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या आ जाए तो हाँ ठीक है, इस नंबर का ये पद है। तो यहाँ से n की वैल्यू 8 आ जा रही जो कि प्राकृतिक संख्या, तो अतः स्पष्ट हो जाता है कि इस AP का यानी इस समांतर श्रेणी का 8वां पद क्या है, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह AP निर्धारित की जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। ठीक है, तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, तो आपको AP निर्धारित करना था। ए और डी के मान पता चल जाएंगे तो AP निर्धारित हो जाएगी। तो A3 का मतलब क्या हुआ, फार्मूला से देखिए AN का मतलब क्या होता है, AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए 3, तो A3 और A की वैल्यू आपको पता नहीं, A प्लस 3-1 इंटू डी, डी भी हमें नहीं पता है, तो यानी A प्लस 3-1 इंटू डी यानी A प्लस 2D, और ये कितना है 5, तो A प्लस 2D बराबर 5 आ जा रहा है। A7 यानी A प्लस 7-1 इंटू डी यानी A प्लस 6D इक्वल टू 9 आ जाता है। अब आप जान सकते हैं, देखिए ये दो, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण बन गया। इन दो समीकरणों को आप हल कर सकते हैं, सीधे सीधे हल करने की प्रक्रिया बहुत आसान है, केवल घटा देना होता है। ठीक है, चाहे 1 से 2 घटा दीजिए या दूसरे से 1 को घटा दीजिए, तो A से 1 कैंसिल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने सपोज कीजिए दूसरे से पहले घटा लिया, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो 6D माइनस 2D यानी कि 4D आ जाएगा, और इधर आपका 9-5 यानी कि ये भी 4 आ जाएगा, 4 1 जा 4 यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और डी की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे, किसी एक में रख दीजिए, चाहे पहले वाले में चाहे दूसरे वाले में, जैसे यहाँ रखते हैं तो A प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5 यानी A प्लस 2 इक्वल टू 5 यानी A इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी कि A इक्वल टू 3 आ जाता है। A की वैल्यू भी आ जाएगी और डी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अतः अब आप जानते हैं कि व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी कामा ए प्लस डी, फिर A+2D A+3D। तो इस तरीके से पहला पद 3 है, उसमें एक एक जोड़ते चले जाना, तो 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से अनंत तक। देखिए यहाँ पर 3 डॉट लगा करके छोड़ दिया जाता है, केवल कामा लगाइए, कम से कम 3 पद लिखना अनिवार्य होता है किसी भी AP के लिए, और आप ज़्यादा भी लिखते हैं 4 5 भी लिखते हैं, लेकिन कम से कम 3 पद अवश्य लिखें, और जो भी अंतिम में लिखें, अंतिम पद मतलब 4 पदों तक लिख रहे हैं, 3 पदों तक लिख रहे हैं, उसके बाद कामा लगा करके आप 3 डॉट लगा देंगे, 3 इस प्रकार से डॉट लगा देंगे, उसका मतलब हो जाएगा कि इस अनंत तक आगे चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ डिस्कस किया जाने वाला है, क्या संख्याओं की सूची जो है 5 11 17 13 का कोई पद आपका 301 है, और अगर कारण सही बताना है तो अब यहाँ पर सूची बताएगा, या मतलब ये क्लियर नहीं किया गया कि नहीं AP है कि नहीं है, तो पहले हम क्लियर करेंगे कि AP है कि नहीं है। तो A2 माइनस A1 किया जा रहा है, तो 11 माइनस 5 माइनस 6 आ रहा है आपका, A3 माइनस A2 किया जा रहा है, 17 माइनस 11 6 आ रहा है, A4 माइनस A3 किया जा रहा था, 23 माइनस 17 किया जा रहा, तो भी 6 आ रहा, मतलब क्लियर हो जाता है कि ये क्या है, एक AP है। अब हालांकि इन्होंने ऐसा लिखा कि K इक्वल टू 1 2 3 के लिए AK प्लस 1 माइनस AK एक समान संख्या होती है, इसलिए दी हुई संख्या AP में, ऐसा कोई लिखना जरूरी नहीं, आप सिंपली केवल इतना लिख देंगे चूंकि पदों का अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर D बराबर कितना 6 है, और प्रथम पद तो आपको पता ही है यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो बहुत सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं। और मान लीजिए कि AP का nवां पद
301। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही बात बताई थी, कोई पद हो अथवा ना हो, लेकिन हम शुरुआत में तो मान ही लेंगे कि हाँ इस नंबर का पद है, तो एनवा पद है, ठीक है, एनवा पद ही मान लिया जाएगा कि एनवा पद 301 है। अब है कि नहीं ये बाद में पता चल जाएगा। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन टू डी। ए एन के स्थान पर क्या है, 301 है, और ए की वैल्यू 5 है, और एन माइनस वन, डी की वैल्यू 6 आ जाती है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एन की वैल्यू निकालते हैं, तो एन इक्वल टू आ जाता है 151/3। ध्यान दीजिएगा, 151/3। क्या ये 151 3 से डिविजिबल है? नहीं है, 5 2 7 डिविजिबल नहीं हो जाएगा। तो अतः जो क्या बताइए कि क्या 151/3 कोई प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं, चूंकि अगर 3 से पूरा पूरा भाग चला जाता तो प्राकृतिक संख्या होती, परंतु पूरा पूरा भाग तो जाता ही नहीं है, दशमलव में आएगा, तो इसलिए क्लियर हो जाता है कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं। तो अगर n का मान कोई प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा है तो ये भी क्लियर हो जाता है कि इस श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं है, यानी कि 301 कोई पद नहीं है, किसी भी नंबर का पद नहीं। जबकि इसी प्रकार पिछला क्वेश्चन था, उसमें आपको पूछा जाए 0 किस नंबर का पद है या है कि नहीं है, तो n का मान 8 आया, तो 8 तो प्राकृतिक संख्या थी, तो हमने वहाँ कह दिया था ठीक है इस श्रेणी का 8वां पद शून्य है, ठीक है। लेकिन यहाँ चूंकि 151/3 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए कहा जाएगा 301 इसका कोई भी पद नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ परंतु n क्या धनात्मक पूर्णांक। देखिए धनात्मक पूर्णांक कहा जाए या प्राकृतिक संख्या कहा जाए, एक ही बात है, ठीक है। पूर्णांक जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 फिर -1 -2 -3 इस तरीके से होता है, अनंत तक होता है। तो जब धनात्मक कहा जाता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाता है। पूर्णांक 0 अलग कर दिया जाए, फिर अगर ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाए तो -1 -2 -3 -4 इस तरीके से अनंत तक हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी तक हो जाता है। तो यहाँ केवल धनात्मक पूर्णांक कहा जा रहा है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और ये क्या है, प्राकृतिक संख्या ही है। तो अतः 301 जो है संख्याओं की दी हुई सूची का कोई पद। अब यहाँ पर एक जितनी भी चीज़ें आपने अब तक देखी उसी पर आधारित कुछ 2 पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। समांतर श्रेणी का व्यवहार उसके सार्वंतर डी पर निर्भर करता है। देखिए डी कभी पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव आ जाता है, कभी 0 आ जाता है। क्या 0 आने पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हर एक पद वही सेम वही रहता है, जैसे 3 3 3 2 2 2 5 5 5, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ केवल पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। डी धनात्मक है, डी पॉजिटिव है। अगर डी पॉजिटिव है तो चाहे आप का पहला पद पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जैसा भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर पॉजिटिव होगा, 0 होगा या नेगेटिव हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जरूर पता चल जाएगा कि डी पॉजिटिव है तो जो भी हम आगे बढ़ रहे हैं वो हम लगातार धनात्मक संख्याओं की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पद आगे चल करके इसका ऐसा मिल जाएगा जो धनात्मक हो जाएगा, और उसके आगे आने वाले भी सभी पद धनात्मक होंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं इसको इस तरीके से कि अगर डी धनात्मक हो जाएगा, सर्वांतर धनात्मक होगा, तो इसके पद धनात्मक अनंत की ओर अग्रसर हो जाएंगे। पद मतलब कि आपसे कहा जाए, मान ली 10वां पद आपने निकाला, नेगेटिव आ गया, 11वां निकाला फिर भी नेगेटिव आ रहा है, 12वां हो सकता है कि 0 आ जाए या फिर पॉजिटिव आ जाए। अगर पॉजिटिव आ जाएगा फिर 13वां 14वां 15वां, उसके आगे आने वाले जितने भी पद होंगे वो सभी धनात्मक हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर डी धनात्मक है तो जो भी आगे वाले पद मिलेंगे जाएंगे वो धनात्मक अनंत की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए डी ऋणात्मक है तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, इसके पद ऋणात्मक अनंत की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अब अगर डी नेगेटिव, भले ही आप पॉजिटिव का कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, प्रथम पद में पॉजिटिव का कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, लेकिन लगातार एपी के जो पद मिलते जाएंगे क्रमशः वो कम होते जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे, और धीरे धीरे करके वो ऋणात्मक अनंत की ओर ही अग्रसर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अभी इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर आप लोगों को समांतर श्रेणी के बारे में बताया गया, nth टर्म निकालना बताया गया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बताए गए। अब अभी एपी में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि एपी के पदों का योगफल है, तो इन सारी चीज़ों पर भी आगे की वीडियोज़ में चर्चा करने वाले हैं। तब तक आप लोग इन एपी में जो कुछ भी वीडियो में बताया गया उसको ध्यान समझें, और जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया गया रहा है उसको भी ध्यान से देखें, अपनी बुक को रीड करें और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे वो एग्जाम्पल्स के हों या फिर एक्सरसाइज के हों, ठीक है। तो आशा की सारी चीज़ें आप लोगों को